नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आज हम बात करेंगे पार्ट ए में पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों के बारे में, जो कि सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी है, क्योंकि इसके अलावा जो आपका पार्ट बी है वो 120 नंबर का सब्जेक्ट वाइज रहेगा। तो ये सभी सब्जेक्ट का अलग अलग है, लेकिन अगर हम बात करें पार्ट ए के 30 प्रश्नों के, तो ये सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसके पहले मैं आपको 11 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं, तो अगर आपने 11 सेट नहीं देखे हैं तो एमपीटेट वर्ग 2 के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इन चार में से हमें बताना है कि कौन सा स्वर संधि है। तो इनके आपको संधि विग्रह पहले पता होना चाहिए। अगर हम बात करें बागिस की, तो बागिस का संधि विग्रह होता है बाक धन ईस। बाक धन ईस बागिस होता है। इसमें कौन सी संधि होती है आपकी? व्यंजन। क्लियर है? जब ऐसा आधा शब्द लगा हो तो इसमें कौन सी कहलाती है? व्यंजन संधि। अगला है दिगंबर। दिगंबर का संधि विग्रह क्या होता है? दिक धन अंबर। दिक धन अंबर। क्लियर है? तो इसमें भी यहां पर आप देखेंगे तो ये आधा का लगा हुआ है, तो इसमें भी कौन सी आपकी? व्यंजन संधि है। रत्नाकर की अगर हम बात करें तो इसका संधि विग्रह क्या होता है? रत्न धन आकार। रत्न धन आकार। क्लियर है? तो इसमें आपकी स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी कौन सी आपकी? दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है? तो दीर्घ स्वर संधि है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला है दुष्कर्म। दुष्कर्म का संधि विग्रह होता है दुह धन कर्म। तो यहाँ पर आप देखेंगे विसर्ग लगा हुआ है, तो जहाँ पर आपको विसर्ग मिले उसमें कौन सी होती है? विसर्ग संधि। क्लियर है? इस प्रकार से आप इन्हें संधि विग्रह के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपकी स्वर संधि है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो आंखों के सामने को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूपतः या फिर प्रत्येक। तो इन चार में से हम इसको क्या कहते हैं? लगभग आप सभी जानते हैं, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। तो इसमें हमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य कहाँ पर है। विद्यार्थी ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। तो यहाँ पर एक शब्द है एक गेंदे की माला। क्लियर है? एक गेंदे की माला नहीं होती है, गेंदे की एक माला होती है। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखेंगे। गेंदे की एक माला होती है, क्योंकि एक गेंदे की माला आप नहीं बना सकते, गेंदों से मिलकर माला बनती है। तो गेंदे की एक माला इस सही होगा, ना कि एक गेंदे की माला। क्लियर है? तो एक गेंदे की यहाँ पर इस सी वाला गलत होगा, इसमें यहाँ पर अशुद्धि है। आप लोग के वर्ग 2 की बुक्स को लेकर लगातार बड़ी संख्या में कमेंट आते हैं कि सर हम कौन सी बुक ले लें, या फिर किस बुक से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समय आपके पास कम बचा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बुक बताने वाला हूँ, जो कि आपका 2023 का लेटेस्ट पैटर्न है, इस पैटर्न पर आधारित है। अब इस बुक्स की खासियत क्या है? जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड्स की बुक है, तो इनको आप सब्जेक्ट वाइज खरीद सकते हैं। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। अब इन बुक्स की खासियत क्या है? सबसे पहले तो 2023 के पैटर्न पर आधारित हैं, और इनको जब आप परचेस करेंगे तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? यहाँ पर आपको मॉक पेपर्स मिलेंगे। 10 प्रैक्टिस सेट हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, 10 मॉक पेपर हैं, और ये आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। पार्ट ए है आपका 30 प्रश्न का, और 120 होंगे आपके सब्जेक्ट वाइज। क्लियर है? तो जिस भी सब्जेक्ट की आप बुक खरीदेंगे उसके सब्जेक्ट वाइज आपको 120 प्रश्न एक प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो इसी प्रकार से अगर आप 10 के देखें तो सब्जेक्ट के आपको 1200 प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक और सबसे खास बात है, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे सॉल्व पेपर, जो आपका 2019 का एग्जाम हुआ था उसके पेपर भी यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिए गए हैं। तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि पिछले वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उनसे मिलते जुलते प्रश्न आपके यहाँ पर भी बन सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। तो आप इन्हें जाकर परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा। तो चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अकल की दुम, या फिर अबनूस का कुंदा। तो इसमें से क्या होता है? आस्तीन का सांप। ये आप सभी जानते होंगे। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इसमें से किसको माना जाता है? स्वयंभू को। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अधुनातन का विलोम शब्द है। तो पहले आपको अधुनातन का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है वर्तमान का। क्लियर है? तो अधुनातन का विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है पुरातन। क्लियर है? तो सी नंबर का आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर का समास विग्रह आपको पता होना चाहिए, निशा में विचरण करने वाला। क्लियर है, निशा में विचरण करने वाले को हम क्या बोलते हैं? निशाचर। क्लियर है, जिसको एक शब्द में क्या कहते हैं? राक्षस। तो इसमें कौन सा समास होता है आपका? बहुब्रीहि समास होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, वाक्य में वर्तनी शुद्ध करें। तो यहाँ पर एक शब्द है युधिष्ठिर, इसको हम सही तरीके से यहाँ पर वर्तनी सही इसकी क्या होगी, इन चार में से हमें बताना है। तो इसकी सही वर्तनी क्या होगी? युधिष्ठिर, बी वाला इसका सही होता है। वो इस प्रकार से हम युधिष्ठिर को लिखते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हमें वन वर्ड चुनना है, इसका क्या होगा? चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। तो अपनी पहचान को छुपाने के लिए हम एक शब्द में क्या कहते हैं? सबसे पहला है यहाँ पर डिसेंबल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहाना बनाना। क्लियर है। अगला है डिस्गाइज, इसका मतलब होता है भेष बदलना, जो कि यहाँ पर आपसे कहा गया है। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? भेष बदलना। क्लियर है, तो यही यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपनी पहचान छुपाने के लिए आपको अपना रूप बदलने को क्या कहते हैं? डिस्गाइज। क्लियर है। डूब का मतलब आप सभी जानते होंगे, इसका मतलब होता है ठगना किसी को, या फिर भोला भाला भी इसको बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर इसका यूज किया गया है। तो भोला भाला भी इसका मतलब होता है, ठगना भी होता है। अगला है डिस्प्ले, इसका मतलब आप सभी जानते हैं, डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग बताना है एंटोनिम यहाँ पर। क्लियर है। एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुधारना। क्लियर है। अपोजिट बताना आपको। इंप्रूव का मतलब भी सुधारना होता है। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना। सॉफ्टन का मतलब होता है सॉफ्ट होता है, जो उसको मुलायम होता है। अगला वर्सन, इसका मतलब होता है बिगाड़ना। क्लियर है, बिगाड़ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट वर्ड। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फिल अप द ब्लैंक विद द वर्ड। तो इन चार वर्ड में से हमें इस ब्लैंक को भरना है। द बॉय वाज रिवार्डेड फॉर हिज ब्लैंक बिहेवियर। तो कैसे बिहेवियर के लिए उसको पुरस्कृत किया गया है? गुड बिहेवियर के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गुड आ जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस में एरर बतानी है, कहाँ पर है? वेनेवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। तो यहाँ पर एक शब्द है आपका 5 स्टार्स होटल्स। 5 स्टार्स, इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे जो शब्द आपने देखे हो जिनमें बीच में डैश होता है, इनको हम बोलते हैं हाइफनेटेड नाउन। क्लियर है, ये हाइफनेटेड नाउन कहलाते हैं आपके, और इनका प्लूरल नहीं बनता, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 5 स्टार्स की जगह क्या हो जाएगा? 5 स्टार होटल। क्लियर है, 5 स्टार होटल होगा, ना कि 5 स्टार्स। तो यहाँ पर एस गलत लगा है, तो सी नंबर में इसमें एरर होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आपको इडियम फ्रेजेस बताना है, क्या होगा? टू ग्रेस द पाम। ये बहुत फेमस इडियम फ्रेजेस है, ये लगभग आप सभी जानते होंगे। इसका मतलब होता है घूस देना किसी को। क्लियर है, टू ब्राइब, सी नंबर का आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है आपका? 20 मार्च को। क्लियर है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में देखने मिलता है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और याद रखेंगे। गौरैया की घटती संख्या को लेकर यह दिवस मनाया जाने लगा, और साल 2010 में पहली बार गौरैया दिवस मनाया गया था। तो इनकी संख्या को बचाने के लिए इसको मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जप्ती प्रथा और दहशाला प्रथा किसने शुरू की थी? तो इन चार में से किसने शुरू की थी? टोडरमल ने। क्लियर है, अब इनके बारे में आप एक बात ध्यान रखेंगे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल आपके। ये भी प्रश्न आपसे बन जाता है कि टोडरमल किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है? तो इन चार में से कौन सा विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? खजुराहो के स्मारक की बात करें, ये भी शामिल है। भीम बेटिका के पत्थर शेल्टर भी शामिल है आपके। सांची के बुद्धिस्ट स्मारक भी शामिल हैं। विदिशा की उदयगिरी गुफाएं, ये इसमें शामिल नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, सांची के बुद्धिस्ट स्मारक कब शामिल किया गया था? 1989 में। क्लियर है, ये किस जिले में पड़ता आपका? रायसेन में। अगला है यहाँ पर, भीमबेटका कब शामिल हुआ था यूनेस्को में? 2003 में। खजुराहो हुआ था आपका 1986 में। तो इनके आप ध्यान रखेंगे कि कौन से सन में शामिल हुए थे। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई हैं। आगे यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, सांची का महान मुख्य स्तूप है, ये सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो सम्राट अशोक से सांची का स्तूप संबंधित है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इस पर भी अक्सर प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या असर होगा, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए, अगर पहले भुजा हम क्या मान लें?
पहले किसी वर्ग की भुजा ए है और बाद में क्या हो जाए, ये यहाँ पर बाद में बढ़कर हो जाए डबल, यानी कि 2a हो जाए। क्लियर है? तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे जवाब तो कितना होगा, 4a स्क्वायर। तो पहले क्षेत्रफल ए स्क्वायर था, लेकिन अब कितना हो गया, 4a स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का कितना गुना कर दिया यहाँ पर, 4 गुना। तो बी नंबर का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। सरल ब्याज का मतलब होता है साधारण ब्याज पर, तो 20 साल में दुगनी हो जाती है। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखें। यानी कि अगर आपने 1 रुपये लगाया है तो ये कितना हो जाता है 20 साल में, 2 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्याज की, तो ब्याज कितना मिला आपको यहाँ पर, 1 रुपये। क्लियर है? क्योंकि 1 से 2 हो गया और ये कितने साल में मिला है, तो ये मिला आपको 20 साल में। क्लियर है? अब यहाँ पर बात की जा रही है कि कितने साल में 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 से आपको कितना करना है, 4 गुना, 4 करना है। तो यहाँ पर ब्याज कितना देना पड़ेगा आपको, ब्याज देना आपको 3। क्लियर है? अब एक चीज़ आप जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है। तो अगर 20 साल में यहाँ पर एक ब्याज मिला है तो अगले 20 साल में फिर एक ब्याज मिलेगा, अगले 20 साल में फिर एक ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर एक ब्याज मिलने में 20 साल लग जाते हैं, तो 3 ब्याज मिलने में कितना लगेगा, यानी कि ब्याज का ये 3 गुना है, तो समय भी इसका कितना हो जाएगा, 60 वर्ष, 3 गुना। क्लियर है? तो इसमें भी हम 3 का गुना करेंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 60 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 3 बच्चों की एक कक्षा में सरन शीर्ष से 9वें स्थान पर है। तो मैंने इनको सॉल्व करना आपको बताया है कि शीर्ष से 9वें स्थान का मतलब क्या होता है यहाँ पर। क्लियर है? ये कौन है यहाँ पर, सरन है। 9वें स्थान का मतलब है ऊपर 8 बैठे हैं और 9वें नंबर का ये है। क्लियर है? मनीष सरन से 5 रैंक नीचे है। 5 रैंक नीचे का मतलब होता है कि 4 बीच में होंगे, उसके बाद यहाँ पर कौन होगा, मनीष होगा। क्लियर है? तो तल से मनीष की रैंक क्या है, तो टोटल यहाँ पर बताए गए हैं 30 बच्चे हैं। तो 8 आपके ये हो गए, एक ये है 9 और 4 ये 13 और एक हो जाएगा 14। तो यहाँ पर कितने बचेंगे आपके, 16। तो अगर आपने नीचे 16 लिख दिया है, इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, 17वें नंबर का। क्लियर है? तो ए नंबर का इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ना तो आपकी गलती होगी और ना ही आपको कहीं पर कन्फ्यूजन रहेगा। बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी गई है, 25 को 625 लिखा है, तो हम 35 को क्या लिखेंगे। तो देखिए 25 का स्क्वायर आप भी जानते हैं 625 होता है। तो अगर हम बात करें 35 की, तो इनके स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, जैसे 35 का स्क्वायर आपको निकालना है तो पीछे वाली संख्या का स्क्वायर कर दें, 5 का 25 हो जाएगा, और आगे वाली संख्या को एक ज़्यादा यानी कि 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1225। चूंकि यहाँ पर 1225 ऑप्शन में नहीं है तो डी वाले को आप करेक्ट करके 1225 यहाँ ऑप्शन बना सकते हैं और ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1225 है ऑप्शन में। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पीछे वाली संख्या का स्क्वायर कर दें, 5 का 25 हो जाएगा, और आगे वाली संख्या को एक ज़्यादा यानी कि 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1225। चूंकि यहाँ पर 1225 ऑप्शन में नहीं है तो डी वाले को आप करेक्ट करके 1225 यहाँ ऑप्शन बना सकते हैं और ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1225 है ऑप्शन में। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी संख्या जिसके पीछे 5 हो। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो इन 4 में से किसने ऐसा दावा किया था कि जन्मजात ऐसे गुण उनमें पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये किसने किया था, ये किया था आपका चॉम्स्की ने। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा बाधित नहीं करता, अंतर्दृष्टि, इनसाइट। क्लियर है? ये इनको बाधित नहीं करता है, निर्धारण भी करता है, मानसिक प्रारूप भी करता है, मोर्चाबंदी भी करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक संचरण नहीं होता है। क्लियर है? बाकी ये दोनों होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। तो इनमें से किस पर नहीं होता है, निःशक्त बच्चे, इन पर बिल्कुल होता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर बिल्कुल होता है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर, तो इन पर ये लागू नहीं होता। क्लियर है? बच्चों की नियमित उपस्थिति, इन पर भी होता है, तो ये लागू नहीं होता है 14 से 18 वर्ष के बच्चों के बीच। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खालिस्तान कहलाती है। संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावनात्मक व्यवहार। तो
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनमें से ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी संज्ञानात्मक गतिविधि। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पुनर्बलन, भाषा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या फिर अनुकरण। तो इनमें से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हमें ये बताना है। तो ये होती है आपकी भौतिक विश्व के साथ अनुभव। क्लियर है? जितना ज़्यादा आपको सोसाइटी के साथ अनुभव रहेगा उतने अच्छे तरीके से आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे और उतना अच्छा प्रभाव होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है उपलब्धि अभिप्रेरणा है। इनमें से उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति या फिर असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। तो चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति क्या होती है? आपकी उपलब्धि अभिप्रेरणा है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, शैशवावस्था, बाल्यकाल, प्रौढ़ाकाल या फिर किशोरावस्था। तो इसमें से चार में से क्या होता है? तो ये होता है आपका किशोरावस्था। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या फिर ये सभी। तो इन सभी का इस पर असर होता है और इन सभी की वजह से मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक हो सकता है। तो आंसर होगा इसका डी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो यहाँ पर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे तो इससे उनको सीखने में इंटरेस्ट भी आएगा और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो डी वाला इसका आंसर होगा। तो ये थे आपके 30 प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वर्ग 1 में इसी प्रकार के प्रश्न पार्ट ए में पूछे गए थे, तो उससे मिलते जुलते प्रश्न आपके वर्ग 2 में भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि नया पैटर्न है और इस प्रकार से आपके प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ आपको नया सीखने यहाँ पर मिला होगा। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।